हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सारिका राव बायोलॉजी। और आज मैं ले आई हूँ वन शॉर्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो इससे पहले हमने चैप्टर किया उससे रिलेटेड ही है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर इतना इजी है कि आप यहाँ से इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलो जी करते हैं स्टार्ट। सो बेटा चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम कब कहेंगे कि कोई इंसान जो है क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? सो बेटा इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि फिजिकली, सोशली एंड मेंटली एंड इमोशनली एंड बिहेवियर वाइज एक पर्सन जो है वो फिट होना चाहिए, तभी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। राइट? चलो तो बेटा आपको पता है ये टॉपिक्स जो है हमारी सोसाइटी में आज भी टैबू के जैसा माना जाता है। आज भी जब हम क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा आज मैम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताएंगे, है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स इसमें आएंगे जिसमें हम क्लास के अंदर जो है मजाक उड़ाएंगे, इधर उधर देखेंगे। सो बेटा ये सारी बातें हमें एक्चुअली नॉर्मलाइज करनी चाहिए कि ये सिर्फ एक टॉपिक है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी है एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट एंड एज अ एस्पिरेंट। सो बेटा RCH की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया बेटा, एंड इससे पहले जो है इंडिया के अंदर इंडिया वॉज अमंग फर्स्ट टू लॉन्च इन 1951 के अंदर बेटा इंडिया ने लॉन्च कर दिया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। राइट? इसके अंदर जो है अवेयरनेस फैलाई गई थी। इसी प्रोग्राम को बाद में जो है मॉडिफाई किया गया एंड बोला गया RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब बात आती है कि इसकी जरूरत ही क्या थी। तो बेटा इसके एम्स क्या हैं कि पहला अवेयरनेस फैलाई जाए सोसाइटी में, है ना। दूसरा एजुकेशन, मतलब सोसाइटी में ये पढ़ाया जाए, ये ज्ञान दिया जाए कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन STDs के बारे में बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब आपके हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट को अच्छा करना। किसी कंट्री की बेटा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट अगर अच्छी है तो कंट्री ग्रो करेगी। राइट? तो जैसे इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी रेट हमने देखा है कि विद ईयर्स, अब आज से अगर हम 20-30 साल पहले की बात करें तो जो मोर्टेलिटी रेट था, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, माँ की डेथ जो रेट था वो बहुत ज़्यादा होता था कंपैरेटिवली। अब ये धीरे धीरे चीज़ें जो हैं ठीक होने लगी हैं बिकॉज हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम अवेयरनेस फैलाएं। देन है बेटा स्टॉप द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेंसेस। मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया था, एमनियोसेंटेंसेस का बेटा मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एमनियोसेंटेंसेस में फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये मदर की बॉडी के अंदर सिचुएशन चल रही है, क्या है यहाँ पे, यहाँ फीटस ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, एमनियोन है। ये एमनियोन क्यों होती है एक्चुअल में, ताकि जो फीटस है वो डेसिकेट ना कर जाए, सूख ना जाए। राइट? तो सिरिंज डालेंगे हम, सिरिंज से हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं। ठीक है, और उस एमनियोटिक फ्लूइड से हम क्या करेंगे, फीटल की कुछ सेल्स लेंगे, उसकी कैरियोटाइपिंग करवाएंगे। कैरियोटाइपिंग क्या होता है बेटा, हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड उसी क्रोमोसोम्स की स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे को, है ना। तो इसका यही फायदा है, एमनियोसेंटेसिस होता ही इसीलिए है कि जेनेटिक डिसऑर्डर पता चल सके। यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है बेटा कि सिर्फ ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस आपके बेटा मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में नहीं बताता है, जो कि है आपके जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट, है ना। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे, आपने कुछ फोटोज देखी होंगी गूगल पे, जो यहाँ से लिप्स जो है उनका थोड़ा सा क्लेफ्ट बना होता है ना, तो वो क्लेफ्ट पैलेट, दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो बेटा ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये क्लेफ्ट पैलेट होता है। तो एमनियोसेंटेंसेस इस सब के बारे में हमें नहीं बताएगा, हमें सिर्फ एमनियोसेंटेंसेस बताएगा आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। इज इट क्लियर? ये बात आई समझ? चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इधर तक? ठीक है, इसके बाद में आ जाइए, हम बात करते हैं कुछ पॉपुलेशन के बारे में। अगर हमने 1951 में RCH प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, किसी कंट्री ने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया बेटा, तो क्या पॉपुलेशन के अंदर थोड़ा जो है आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा?
डेफिनेटली हो सकता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को अगर हम देखें बेटा, ईयर क्या है आपका 1900, देन 2000, देन 2011 जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था 1900 में करीबन 2 बिलियन जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी मेरे बेटा। उसके बाद 2000 में आई बेटा 6 बिलियन, कितनी 6 बिलियन। देन 2011 में जो थी रिकॉर्ड हुई वो 7.2 बिलियन जो है आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन थी। अगर हम इंडिया की बात करें बेटा 1947 में करीबन 350 बिलियन थी, 2000 में करीबन 1 बिलियन हुई बेटा। मतलब आप ये देखिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 6 बिलियन है बट इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है। तो कंट्रीब्यूशन देख लीजिए बेटा। एंड आज के टाइम पे हम जो है नंबर 1 पे आते हैं, बट ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमें नंबर 1 पे आना चाहिए, ठीक है। तो 2011 के अंदर जो थी दैट इज 1.2 बिलियन, ठीक है। तो अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखें बेटा तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 2%, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 2%। मतलब क्या हुआ इसका बेटा कि इफ वी टॉक अबाउट 1000% की हम बात करें तो उसमें जो 20 है वो क्या है, न्यू है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखो कितना इंक्रीज हो रहा है। इसको अगर मैं इस चीज से समझाने की कोशिश करूं बेटा, इधर ध्यान दीजिए, इस चीज को देखो बेटा, ये क्या है पॉपुलेशन। अब कोई पॉपुलेशन कब बढ़ सकती है या कब घट सकती है, देखो उसके कुछ केसेस हैं। या तो क्या हो बेटा, एंट्री हुई उस पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोल देते हैं, इमिग्रेशन। क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। तो मैंने यहां लगा दिया है पॉजिटिव साइन क्योंकि ये कुछ बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर है बेटा कि कुछ एग्जिट हो जाए उस पॉपुलेशन से, तो मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, उसको हम बोलते हैं एमिग्रेशन। जैसे एयरपोर्ट पे होता है ना इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन डिपार्टमेंट, बिल्कुल वैसे। देन एक और चीज इस पे जो क्या करेगी, बर्थ रेट। बर्थ रेट भी बेटा पॉजिटिव है। बर्थ रेट का दूसरा नाम होता है नेटैलिटी, कि अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ ज्यादा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए उसके बाद में है डेथ रेट या फिर मोर्टेलिटी, कि अगर किसी पॉपुलेशन से हमारी जो डेथ हैं वो ज्यादा हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं बेटा। आई होप आपको ये सब समझ आ चुका है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। चलिए अब बात आती है कि करें तो करें क्या, हाउ टू कंट्रोल, है ना बच्चों। आप कहोगे कि मैम ठीक है पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है तो समझ आया, लेकिन हम इसको कंट्रोल कैसे करें। तो हाउ टू कंट्रोल में बेटा नंबर 1 पॉइंट है इंसेंटिव्स, है ना। आप सबको पता है कि अगर हम किसी को जरा सा लालच दे तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो बेटा आप सबको पता है इंसेंटिव्स मतलब थोड़ा सा लालच। गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि कपल को हम, या फिर जो स्मॉलर फैमिलीज हैं, पॉवर्टी लाइन के बिलो जो फैमिली आ रही हैं, उनको क्या हम कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दे सकते हैं कि जिसमें हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करवा सकें कपल से। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए, कुछ स्लोगन्स बोले गए बेटा, हम दो हमारे दो, आपने सुना होगा। तो कुछ ऐसे स्लोगन्स जो है स्मॉल फैमिली को प्रमोट करने के लिए बनाए गए, है ना। फिर जैसे कि चाइना में, अगर किसी को पता है, चाइना में कुछ ऐसे बर्थ रेट कार्ड बनते हैं, तो हर कपल के पास एक बर्थ रेट कार्ड होता है। वैसे चाइना नंबर 2 पे है अभी पॉपुलेशन में, बट उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है कंपैरेटिवली टू इंडिया। इंडिया अब नंबर 1 पे आ चुका है, सरपास कर चुका है आपके चाइना को। थर्ड है बेटा लिमिट द एज ऑफ द मैरिज, कि अगर हम मैरिज की एज को लिमिट कर दे, फीमेल्स में 18 एंड मेल्स में 21, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा यूज कंट्रासेप्शंस, की हमने कहा कि कंट्रासेप्शंस के मेथड्स को इस्तेमाल करिए एंड पॉपुलेशन को जो है आप कंट्रोल इन तरीकों से कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ आया सबको। अच्छा इसके बाद में कुछ बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि मैम कंट्रासेप्शन और कंसेप्शन ये क्या है, दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, मेथड्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। सेप्शन, कंट्रासेप्शन
कंट्रासेप्शन। इसमें हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिससे कोई कपल जो है प्रेगनेंसी को बेटा रोक सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रासेप्शन। ऑन द अदर हैंड कंसेप्शन का मतलब ये होता है कि बेटा किसी फीमेल ने कंसीव कर लिया, ठीक है। तो कंसीव कर लिया मतलब प्रेगनेंसी हुई है, तो उसको हम कंसेप्शन बोलते हैं। एंड कंट्रासेप्शन जो है कुछ मेथड्स हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इन कंट्रासेप्शन डिवाइसेस की या मेथड्स की क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कंट्रासेप्शन। तो पहला है बेटा यूजर फ्रेंडली, कि किसी नॉर्मल इंसान को ये इस्तेमाल करने आने चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे, यूजर फ्रेंडली। दूसरा है बेटा इजीली अवेलेबल, ऐसा ना हो कि इनको लेने के लिए कहीं दूर जाना है ना, तो ये क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। देन है बेटा रीजनेबल, आपके जो प्राइस है ऐसे ना हो कि बहुत महंगे हैं कि कुछ लोग इनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दे, तो रीजनेबल होने चाहिए। देन है बेटा आपका इफेक्टिव मतलब ये काम भी करने चाहिए। कंट्रासेप्शन अगर मेथड यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी हो जाए, तो देन इट विल बी नॉट बेनिफिशियल, तो ये इफेक्टिव होने चाहिए। फिर है बेटा डू नॉट डिस्टर्ब द सेक्सुअल डिजायर ऑफ एनी कपल मेल और फीमेल, ठीक है। तो किसी भी कपल की जो है सेक्सुअली डिजायर, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा लिबिडो, वो जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए या हैम्पर नहीं होनी चाहिए। देन है बेटा रिवर्सिबल, कि अगर किसी कपल ने चाहा कि हमें 2 या 3 साल इस डिवाइस को, इस चीज को यूज करना है, इस कंट्रासेप्शन मेथड को इस्तेमाल करके हमें प्रेगनेंसी को रोकना है, तो वो इस्तेमाल करे। और बेटा जब उन्होंने सोचा कि अब हमें जो है प्रेग्नेंट होना है, तो उसको छोड़ दिया, उसका इस्तेमाल रोक दिया। तो रिवर्सिबल होना चाहिए मेथड। देन है बेटा लीस्ट साइड इफेक्ट, देखो किसी चीज का ज्यादा साइड इफेक्ट होगा तो क्या हम उसे इस्तेमाल करेंगे, है ना, हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसीलिए साइड इफेक्ट उसका कम होना चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी जो कि आइडियली कंट्रासेप्शन मेथड में होनी चाहिए। समझ आया इतना? चलो बेटा अब हम 1 बाय 1 इन मेथड्स को देखते हैं। हेडिंग डाली है मैंने बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है। बर्थ कंट्रोल मेथड में बेटा हम पहले देखेंगे नेचुरल मेथड, फिर हम देखेंगे बैरियर मेथड, फिर हम देखेंगे आईयूडीज, फिर ओसीपी जो कि आपकी पिल्स होती है ओरली लेने के लिए। देन है आपके कुछ केमिकल मेथड। नेचुरल मेथड क्या बोलता है, नेचुरल मेथड बोलता है कि विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस, कि मैं जो है कोई डिवाइस यूज नहीं करना चाहता, तो उसमें आएंगे आपके नेचुरल मेथड, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट प्रिवेंट चांस ऑफ मीटिंग स्पर्म एंड ओवा। तो बेटा स्पर्म एंड ओवा का जो मिलने का चांसेस है, अगर हम उसको ही नेचुरली अवॉइड करवा दें, तो हम कह सकते हैं हमने जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक दिया है, राइट। तो इसके अंदर बेटा क्या क्या मेथड आएंगे, इसके अंदर पहला मेथड आता है बेटा, इसके अंदर बेटा क्या क्या मेथड आएंगे, इसके अंदर पहला मेथड आता है रिदम या फिर कैलेंडर मेथड। चलो जी, अब आपको मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें हमने देखा था बेटा कि एक फर्टाइल विंडो होती है कि 10th to 17th डे, कौन सा 10th to 17th डे आपका फर्टाइल विंडो होता है। उस टाइम अगर कपल अवॉइड करे इंटरकोर्स, तो क्या प्रेगनेंसी से बचा जा नहीं सकता, यस और नो? बिल्कुल सही बात है मैम। तो यस, कपल शुड एब्सटेन सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फीमेल फर्टाइल पीरियड, जो कि होता है आपका 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब देखो, क्योंकि एज स्पर्म कैन सर्वाइव 2 days एंड आपका ओवा भी एक दिन तक 24 आवर्स तक ओवा भी जो है वहां पे रहेगा, राइट। तो इसलिए हम थोड़ा से 2 दिन उससे पहले 2 दिन उसके बाद का एक फर्टाइल विंडो ले लेते हैं, करीबन 10 to 17th डे का, कि ये फर्टाइल विंडो जो है यहाँ पे आपका कपल इंटरकोर्स ना करे, तो आपका जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम बचा सकते हैं। चलिए, अच्छा इसका एक डिसएडवांटेज है बेटा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि फेलियर रेट जो है काफी हाई होता है, ये 100% जो है एक्यूरेट नहीं होगा, फेलियर रेट हाई है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकंड मेथड आता है बेटा, सेकंड मेथड में कह रहा है
कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रोल मेथड, कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रोल मेथड। नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, देखो इन सब के नाम से ही आधा हमें पता चल जा रहा है कि ये जो है किस बेसिस पे काम कर रहा है, कैसे ये जो है प्रेगनेंसी को रोक सकता है। तो अगर कपल जो है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन मेल पार्टनर हैव टू विड्रॉ पीनिस फ्रॉम द फीमेल, अगर मेल पार्टनर इजैकुलेशन से पहले, इंसेमिनेशन से पहले बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को विड्रॉ कर ले फीमेल की बॉडी से, तो हम कह सकते हैं कि वो भी एक नेचुरल मेथड है आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए रोकने के लिए, राइट, यस और नो। तो इसमें यही लिखा है, इवन प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड हैव स्पर्म्स सो इट्स फेलियर रेट इज ऑल्सो हाई। अब नेचुरल मेथड्स का यही डिसएडवांटेज है कि फेलियर रेट होने के चांसेस इनके ज्यादा है, लेकिन फायदा इनका यही है कि कोई साइड इफेक्ट जो है फीमेल को नहीं देखने को मिलेंगे, वरना जो इन कंट्रासेप्शन मेथड्स के साइड इफेक्ट्स हम आने वाले आगे मेथड्स में देखेंगे काफी ज्यादा होता है फॉर अ फीमेल स्पेशली, ठीक है। देन है बेटा थर्ड जो है लैक्टेशनल एमेनोरिया, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया था कि एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, जब लैक्टेट कर रही होगी फीमेल, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होगी, तो उस टाइम पे जो है आपका ओनली फॉर 6 मंथ आफ्टर द प्रेगनेंसी, ओनली फॉर 6 मंथ आफ्टर द प्रेगनेंसी, उस टाइम पे जो है अगर पार्टनर जो है कोइटस कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कम होंगे प्रेगनेंसी के। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है मिल्क सिंथेसिस हार्मोन उस टाइम पे फीमेल की बॉडी में ज्यादा है, तो वो प्रोलैक्टिन बेटा नेगेटिव फीडबैक देगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को, और जिससे आपका एफएसएच जो है वो कम हो जाएगा। और अगर एफएसएच ही नहीं है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही नहीं है, अगर एफएसएच ही नहीं है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं बेटा आपका कोई ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आपका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई इम्प्लांटेशन नहीं होगा, कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, राइट। तो ये थे बेटा आपके नेचुरल मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब भी क्या है कि ये स्पर्म है और आपने यहां लगा दिया एक बैरियर, और ये है ओवा। तो अगर दोनों का मीटअप ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका कोई इम्प्लांटेशन नहीं, कोई प्रेगनेंसी नहीं, क्लियर है। तो बैरियर मेथड्स के लिए बेटा मेल्स के अंदर हम देखते हैं कॉन्डम्स होते हैं जिसके अंदर प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द ओनली मेथड जहां पे आप सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आप कोई कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप एसटीडीज को भी रोक रहे हो। सो ये बहुत स्टार मार्क डालिए यहाँ पे। एक एग्जाम्पल है निरोध, जो कि आपके लेटेक्स से बने होते हैं। दिखते कैसे हैं? कुछ ऐसे बेटा, आगे से जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि ओपन होगा, एंड पीछे से जो है ये क्लोज्ड होता है। सो दिस इज अबाउट मेल कॉन्डोम्स। नाउ फीमेल्स कैन ऑल्सो यूज कॉन्डोम्स। आपके इनको हम बोलते हैं फेम शील्ड, डायफ्राम्स होते हैं, देन डॉट्स, देन सर्विकल कैप्स, ये सारे के सारे मेथड्स है फॉर फीमेल्स। ये रीयूजेबल है, एक ये फायदा है। दूसरा, अगर आप देखो फीमेल कॉन्डोम फेम शील्ड को देखो अगर, तो ये आउटर रिंग है, ये इनर रिंग है, और दोनों ही जो है क्लोज्ड होगी, इनर क्लोज्ड एंड आउटर क्लोज्ड। डायफ्राम कुछ ऐसा दिखता है बेटा, एंड ओनली कवर सर्विक्स, सो नो एसटीडीज प्रिवेंशन। ये जो है इसकी एक डिसएडवांटेज कह लो कि जो डायफ्राम है वो आपके सिर्फ सर्विक्स को कवर करेगा, तो इससे जो है एसटीडीज का प्रोटेक्शन नहीं हो सकता अनलाइक द कॉन्डम्स, ठीक है। तो यहां लिख दिया है बेटा मैंने नोट, यहां मैंने लिख दिया है कॉन्डोम्स प्रिवेंट एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेथड दैट इज केमिकल मेथड, मतलब हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके क्या ये चीज जो है स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन क्या हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा, कुछ स्पर्मिसाइडल जेलीज होती हैं जो कि बेसिकली स्पर्म किलिंग जो है बिहेव करेगी। देन कुछ क्रीम्स होती है बेटा जिसके अंदर कुछ केमिकल्स, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब रहेंगे, जिससे आपका जो स्पर्म की है मोटिलिटी कम हो जाएगी, एंड उससे जो है आपका फर्टिलाइजेशन अवॉइड रहेगा। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं आईयूडीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां से करीबन बेटा 70 to 75% इस चैप्टर में यही चीज है जहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और आए भी हैं पीवाईक्यूज में।
ठीक है, तो आईयूडीज हेडिंग डालिए बेटा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। देखो अनलाइक योर नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड जहां पे आपको कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिस इज द प्राइवेट थिंग बिटवीन अ कपल, बट इन आईयूडीज आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी ऑफ नर्सेज और डॉक्टर्स। देन बेटा इट इज वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क डालो इस पे, यहां से एज इट इज क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिस इज द वाइडली एक्सेप्टेड मेथड। आईयूडीज को बेटा हमने फिर से डिवाइड किया है, एक तो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, फिर आपके कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, देन आपके हार्मोनल आईयूडीज जिसको हम कह सकते हैं मेडिकेटेड आईयूडी। तो चलिए सबसे पहले हम देखें, अगर हम सबसे पहले देखें बेटा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जो कि इसके अंदर एग्जांपल है आपका लिपिज लूप। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कहाँ रखा जाएगा, ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है बेटा, और इससे इम्प्लांटेशन की वजह से लोकली उस यूट्रस के आसपास वाले एरिया में थोड़ी सी इन्फ्लामेशन भी बेटा आ सकती है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स, स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। तो फिर है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के अंदर क्या है बेटा, एग्जांपल CUT, CU7, मल्टीलोड 375। अब इसके अंदर होता क्या है, ऐसे टी शेप का जो है आपके पास स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें आपके इधर जो है कॉपर जो है कोइल्ड होगा, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। तो यहाँ पे बेटा कुछ कॉपर के आयंस जो है ये रखे जाएंगे। अच्छा, इस कॉपर के आयंस से होता क्या है कि जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है, जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है वो बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स भी रहेगा, और साथ में ये रिड्यूस करेंगे स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को, ठीक है। सो ये तीनों मेथड जो है आपके रहेंगे फॉर द कॉपर आईयूडी। देन है बेटा हार्मोनल आईयूडीज या फिर मेडिकेटेड। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपके पास प्रोजेस्टाट या फिर LNG-20, ठीक है। इसमें प्रिवेंट कैसे होगी प्रेगनेंसी, बाय ऑल्टरिंग द सर्विकल म्यूकस, ये थोड़ा थिक हो जाएगा तो वहां पे स्पर्म्स जो है ट्रैप हो जाएंगे, आपके आगे जा ही नहीं पाएंगे, है ना। देन है मेकिंग यूट्रस एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देंगे बेटा, ठीक है। हाउ इट हैपन्स, अच्छा सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है बेटा, उससे हुआ क्या, नेगेटिव फीडबैक जाएगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को, गया नेगेटिव फीडबैक जाएगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को, नेगेटिव फीडबैक जाएगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे वही आपका FSH वगैरह रिलीज नहीं होंगे तो कोई ओवुलेशन नहीं होगा, है ना। तो आपका जो है इस मेथड से ये हार्मोनल या फिर मेडिकेटेड आईयूडी काम करता है। आई होप ये आपको सब समझ आया बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका OCPs, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। अच्छा, ये अगेन आपके दो टाइप की होती है बेटा, स्टेरॉयडल या फिर नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल में क्या होगा कि आपके पास कुछ मिनी पिल्स होंगी जिसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होगा, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा, या फिर कॉम्बिनेशन पिल्स हो सकती है बेटा जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन भी होगा एंड एस्ट्रोजन भी होगा। कैसे काम करता है ये, अच्छा बेटा इसकी वर्किंग क्या है, इनको लेंगे हम 21 डेज तक, स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट 5 डेज ऑफ द पीरियड्स। एग्जाम्पल है माला D एंड माला N, और इनके भी कुछ साइड इफेक्ट होंगे, कुछ ऐसी नजर आती है, ये बेटा पिल्स हैं आपकी। देन दीज आर आयरन टैबलेट्स। इसकी वर्किंग को समझते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर 21 डेज आपने प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन लिया, जिससे क्या हुआ, आपके लेवल इंक्रीज हो गया बॉडी के अंदर, है ना, आर्टिफिशियली सिंथेटिकली, क्योंकि आपने पिल ली है, जिससे हुआ क्या, फॉर 21 डेज मेक्स एंडोमेट्रियम, तो उससे आपका एंडोमेट्रियम जो है बिल्डअप होता गया, क्योंकि आप पिल्स ले रहे हैं उसमें हार्मोन है। जैसे ही आपने पिल्स को रोकी, व्हेन पिल्स स्टॉप्ड नो प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, तो एंडोमेट्रियम जो है ब्रेक कर जाएगा। एंडोमेट्रियम जैसे ब्रेक किया, तो अब आप बता सकते हैं मुझे कि अगर एंडोमेट्रियम ब्रेक कर गया कि क्या वहां इम्प्लांटेशन हो सकती है, तो वहां पे जो है इम्प्लांटेशन नहीं होगी बेटा, एंडोमेट्रियम में तो इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। तो जैसे एंडोमेट्रियम ब्रेक की, वो फीमेल के अंदर जो है पीरियड्स जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आ गए। अब उसके बाद में आफ्टर 7 डेज
आपने दोबारा वही टैबलेट जो है कंटिन्यू कर देनी है। ऐसा आप तब तक करते रहोगे जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। बट इफ यू डू ऑल ऑफ दिस बेटा, तो डू यू थिंक इट इज नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट? डेफिनेटली इट इज हैविंग साइड इफेक्ट इन द फीमेल बॉडी, राइट। चलिए, ये था अबाउट द ओसीपीज। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, नेक्स्ट है इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स के नाम से समझ आ रहा है कि जैसे हम पिल ओरली ले रहे थे, सिमिलर मेथड में हम स्किन के अंदर जो है इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में बेटा एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको कुछ ऐसे जो है मैचस्टिक लाइक जो है फैन शेप में ऐसे आपको दिख रहे हैं, वो जो है वो क्या है, इम्प्लांट है। ठीक है, तो प्लेस्ड अंडर द स्किन कैप्सूल लाइक, एग्जाम्पल नोर प्लांट, इम्प्लानोन। नोर प्लांट की जो वैलिडिटी रहेगी, लॉन्जिटिविटी है बेटा इनकी काफी 5 इयर्स तक रहती है। मतलब एक बार अगर आपने स्किन के अंदर उनको लगा लिया तो फॉर 5 इयर्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द एनी कंट्रासेप्शन मेथड अदर देन दिस। तो ये 5 साल की है, इम्प्लानोन की 3 ईयर की है बेटा। मोस्टली बेटा वो कपल जो है लेगा जिसको गैप रखना है बिटवीन देयर फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर और 5 ईयर। सो दीज आर फॉर दोज पीपल। देन है बेटा इंजेक्टेबल्स, मतलब इंजेक्शन की फॉर्म में। ये भी बेटा आपके हार्मोनल मेथड ही है, जैसे कि आपके अभी हमने पढ़े योर LNG-20। अच्छा, दिस इज अ नोट, ये एक नोट है बेटा कि गोजीपोल नाम की एक नॉन स्टेरॉयडल पिल आती है फॉर द मेल्स, है ना, जो कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करती है। तो ये नॉट वेरी पॉपुलर बट दिस इज ऑल्सो देयर। एनसीईआरटी के बाहर का टॉपिक है बट मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान आपको मिल चुका है। अच्छा, ये सारे मेथड जो भी हमने अभी तक देखे, दीज ऑल वर बेटा टेम्परेरी मेथड। कोई 5 ईयर तक, कोई 3 ईयर तक, है ना, एंड कोई जो है आपके बैरियर मेथड्स। सो क्या कोई परमानेंट मेथड है ना? यस बेटा, परमानेंट मेथड आपके पास है जो कि नॉन रिवर्सिबल रहेगा। अगर एक बार किसी कपल ने उसको करवा लिया तो आप उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। इसको हम सर्जिकल मेथड भी बोल देते हैं। मेल के अंदर बेटा हम वैसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल के अंदर बेटा हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। टोमी मतलब रिमूवल, वैसे मतलब वास्ट डिफरेंस का। ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब से रिलेटेड हो गया। वास्ट डिफरेंस को बेटा हम क्या करेंगे, कट कर देंगे और जो है टाई कर देंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, द वास्ट डिफरेंस विच वॉज कमिंग फ्रॉम द टेस्टिस बेटा, उसको हमने इधर से कट किया और फिर टाई कर दिया। तो क्या अब जो स्पर्म है वो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में डेवलप होके वास्ट डिफरेंस से ट्रांसपोर्ट होके इजैकुलेटरी डक्ट में आ सकता है? यस और नो? ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो। तो हमने क्या किया बेटा, ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो दिस इज अ मेथड जो कि सर्जिकल मेथड है एंड यहाँ पे बेटा ये नॉन रिवर्सिबल मेथड है। बट दिस मेथड जो आपकी लिबिडो है, जो सेक्सुअली डिजायर है किसी मेल की, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो सवाल आता है कि क्या मैम अभी भी स्पर्म्स बनेंगे? तो डेफिनेटली बनेंगे, व्हाई नॉट। स्पर्म्स कहाँ बन रहे हैं, टेस्टिस में बन रहे हैं ना, तो वो तो एज इट इज है, तो स्पर्म्स बनेगा, सीमन भी इजैकुलेटरी डक्ट से रिलीज हो सकता है, बट देयर विल बी नो स्पर्म इन इट, दैट्स इट। इतना ही जो है आपका होगा। देन अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल की अगर हम बात करें बेटा, फीमेल में हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। इसमें हम फेलोपियन ट्यूब्यूल को टाई कर देंगे। फेलोपियन ट्यूब्यूल को हमने क्या कर दिया, टाई कर दिया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, फेलोपियन ट्यूब्यूल को हम कट करके टाई कर देंगे। इससे होगा क्या, इधर देखो, इधर फेलोपियन ट्यूब्यूल को हमने कट करके टाई कर दिया। इससे देखो इधर ओवरी में ओवा तो बना, ओवा अभी भी फीमेल में बनेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी फीमेल में होगा नॉर्मली, लेकिन वो ओवा फेलोपियन ट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट होके क्या यूट्रस में आ पाएगा इम्प्लांट होने के लिए? तो आंसर विल बी नो। इससे हम जो है प्रेगनेंसी को रोक सकेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन एज इट इज होगा फीमेल के अंदर। सो दीज आर 2 मेथड्स बेटा जो कि आपके सर्जिकल मेथड्स हैं, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। यहां तक सभी बच्चों को समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक सब समझ आया? चलो, अब नेक्स्ट बात आती है कि पोस्ट कोइटस मेथड। हो सकता है किसी कपल ने ये मेथड्स यूज किए हो
फेल हो गया हो या यूज ना ही किए हो, तो क्या कोई ऐसा मेथड है जो कोइटस इंटरकोर्स के बाद कोई कपल यूज कर सके टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी? तो हाँ बेटा, उसके लिए पोस्ट कोइटस मेथड होता है जो कि आपको विद इन 72 आवर्स जो है ले लेना है। इसके अंदर बेटा क्या होएगा, प्रोजेस्ट्रॉन भी रह सकता है या कॉम्बिनेशन रह सकता है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का। ये ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड है, या फिर आईयूडीज भी हो सकते हैं। एग्जांपल आई पिल इज वेरी पॉपुलर, है ना। आई पिल जो आपको एड्स में देखने को मिलती है, मार्केट में देखने को मिलती है, दैट इज योर पोस्ट कोइटस मेथड। आई पिल विद इन 72 आवर्स ये लेना है। चलो, देन है प्रिवेंट ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये है इसका बेटा मोड ऑफ एक्शन। अब सवाल आता है कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट बेटा इसके डेफिनेटली होते हैं। नोइजिया इसका एक साइड इफेक्ट है बेटा, वोमिटिंग जैसा लगना। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो सकता है महीने महीने, हो सकता है 5-6 महीने तक फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही ना, देन आ जाए, देन अगेन ना आए, तो इस तरीके से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है फीमेल को। स्पॉटिंग भी कई बार हो जाती है कि आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आया बट आपको अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ही जो है स्पॉटिंग या ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। देन रेयर जो है, वेरी रेयर चांस ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ऑल ऑफ दीज मेथड आर बेटा बेसिकली फॉर द फीमेल टू सफर। So it's better to take the precautions and it's better to avoid such circumstances in your life ताकि आपको इन चीजों का जो है सामना ना करना पड़े। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, MTP। अच्छा, किसी कपल ने अभी तक बेटा अबॉर्शन का मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि अबॉर्शन हम सिर्फ तभी बोलेंगे जब इम्प्लांटेशन हो चुकी हो। तो इसके अंदर बेटा क्या है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रेगनेंसी, कि फीमेल ने या कपल ने डिसाइड किया दैट ड्यू टू सम रीजंस, हो सकता है फीटस अबनॉर्मल हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता हो मदर के लिए या फीटस के लिए रिस्क वाली प्रेगनेंसी हो, तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम इंड्यूस करवाएं अबॉर्शन को बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रेगनेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेडिकली टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी। तो 1971 के अंदर, अच्छा अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ईयर्स पे इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। अभी सिर्फ आपको एक लग रहा है कि 1971 मैम या फिर 1951 फैमिली प्लानिंग RCH याद रहेगा, लेकिन जब आप बहुत सारे पूरे बायो के अंदर ये ईयर्स याद करोगे तो चांसेस है कि आप भूल सकते हो, तो इसलिए इसके अंदर 1971 याद रखना है। 1971 में ये लीगल हो गया था इंडिया के अंदर। रेप केसेस, फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्शन, रिस्क टू द मदर एंड फीटस, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारे वो केसेस हैं बेटा जिसमें आप मेडिकली टर्मिनेट करोगे प्रेगनेंसी को। ये सेफ कब तक है, अप टू 12 वीक्स या फिर 3 मंथ्स ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड आपका 9 मंथ का है, तो उसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर को जो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स या फिर 12 वीक्स, उस तक ही ये जो है सेफ रहता है फॉर द मदर एंड फीटस, क्योंकि बेटा उसके बाद में चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपके मदर को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 डॉक्टर्स कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड आफ्टर 12 वीक्स। 12 वीक्स के बाद में अगर हमें अबॉर्ट करवाना है तो आपको 2 डॉक्टर्स की जो है राय लेनी पड़ेगी इसके अंदर। अच्छा, ये होता कैसे है, हाउ इट्स डन बेटा, अबॉर्शंस आर नॉट वेरी इजी प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि, एंड दीज पिल्स आर नॉट अबॉर्शन, जो हम आई पिल ले लेते हैं या हम कोई और पिल्स ले रहे हैं, एंड दीज पिल्स आर नॉट अबॉर्शंस। अबॉर्शंस तभी हम बोलेंगे जब आपका ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर चुका है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, तभी हम उसको अबॉर्शन का नाम देंगे। वो सारे मेथड जो हमने पढ़े वो सारे मेथड थे कि हमने प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाया है। ठीक है, तो होता कैसे है बेटा, देखो ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस फोटो के अंदर आपको कुछ ये डायलेट करता है सर्विक्स को, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, एंड ये फीटस है बेटा यहाँ पे। ठीक है, सो बहुत ही पेनफुल और मेंटली फिजिकली रहता है फॉर एनी फीमेल टू डू दिस थिंग, एंड कुछ कंट्रीज में ये इलीगल भी है, कुछ कंट्रीज में लीगल है। इसके ऊपर एक अलग से डिबेट है कि वेदर इट शुड बी इलीगल और लीगल, है ना। तो होता कैसे, हम इस पे आएंगे। एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल हम दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं RU486। देन हम बेटा वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं,
वैक्यूमली हम बेटा इसको पुल करवा सकते हैं। फिर बेटा हम सर्विकल डायलेशन करके स्क्रिप करेंगे विद स्पैटुला, फिर जो है उसको फीटस को रिमूव करते हो। इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस। सो एमटीपी इज क्लियर, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एसटीडीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, आरटीआई या फिर वीडी या फिर एसटीआई। आरटीआई का मतलब है बेटा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप बोल दो, या फिर वीडी इज नॉट फॉर वरुण धवन, वीडी इज फॉर वेनरियल डिजीज आप बोल सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को। देन है बेटा एसटीआई दैट इज सेक्सुअली ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो ये सारे आपके अदर नेम्स हैं एसटीडीज के। चलिए देखते हैं मोस्ट कॉमन कब है एसटीडीज। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो एनसीईआरटी बोलती है बेटा वो है 15 to 24 ईयर्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन ग्रुप फॉर द एसटीडीज। तो ये उम्र जो है बेटा बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एज होती है। इसमें आप जो है आप ना किसी की सुनना चाहते हो, आप अपने डिसीजंस लेना चाहते हो। सो दीज आर द ईयर जिसके अंदर ये एसटीडीज जो है मोस्टली फैलती हैं। या फिर ये देखो अब ये हो कैसी सकती है, या तो ये बैक्टीरियल हो सकती है, या ये वायरल हो सकती है, या फिर ये प्रोटोजोन हो सकती है। बैक्टीरिया के अंदर अगर हम देखें बेटा तो गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लमाइडियासिस है। वायरल के अंदर बेटा जेनाइटल हर्पीज है, जेनाइटल वार्ट्स है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है। एंड प्रोटोजोन के अंदर बेटा आपके पास है ट्राइकोमोनियासिस। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ ऐसी डिजीज हैं जो कि मैंने ग्रीन से मार्क करे हैं बेटा। ये जो ग्रीन से मार्क किए हैं ये सारी जो है अगर आपको टाइम से पता चल जाए। अच्छा, इसके अंदर जो ये ग्रीन से मार्क की है बेटा मैंने, ये कुछ ऐसी हैं एसटीडीज जो अगर आपने टाइम से डिटेक्ट कर ली तो आप इनको क्योर कर सकते हो, है ना। लेकिन जो बेटा हमने रेड से मार्क की है जेनाइटल हर्पीज, देन आपका एड्स, देन आपका हेपेटाइटिस बी, ये जो तीनों है बेटा ये तीनों क्या है, नॉन क्योरेबल है, इनका कोई इलाज नहीं है। सो बेटा आप ये देखिए कि ये चीजें जो है कितनी ज्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। ये तीनों जो हैं आपकी नॉन क्योरेबल है। सो ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस, ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनी एक्ट इन योर लाइफ, राइट। तो जेनाइटल हर्पीज, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी तीनों जो है नॉन क्योरेबल है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब सिम्टम्स क्या हैं, देखो बेटा फॉर मेनी पीपल और मेनी फीमेल्स एसटीडीज का देयर आर नो सिम्टम्स। स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक सिम्टम्स ही नहीं होते, या फिर बहुत नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं जिनको कपल या फिर कोई भी मेल या फीमेल अवॉइड करता है, ठीक है। कुछ शर्म के मारे जो है उनको अवॉइड करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। तभी ये चैप्टर्स, ये चीजें एनसीईआरटी आपको पढ़ाना चाहते हैं कि आप जो है इनकी अवेयरनेस पहले से रखें। तो सिम्टम्स बेटा क्या हो सकते हैं, पीआईडी इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, है ना। इन्फ्लामेशन आ सकती है फीमेल की बॉडी में, पेल्विक रीजन में। स्टिल बर्थ हो सकता है बेटा कि जो है फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद में मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है। इनफर्टिलिटी हो सकती है बेटा किसी फीमेल के अंदर, कैंसर हो सकती है गोनाड्स की, देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब फेलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है जो कि ऑब्वियसली वायलेबल नहीं होती है, उसको हमें टर्मिनेट करना ही पड़ता है। गोनाड्स के अंदर पेन रह सकता है, या कोई डिस्चार्ज जो है आपके गोनाडल एरिया से रिलीज हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं आपके एसटीडीज का। ये चीज का ध्यान देना है कि डिस्चार्ज आपके नॉर्मली भी होते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर, एंड आपके यूटीआईज भी रह सकते हैं, उसमें भी रहेगा। तो आपको जो है पहले मॉनिटर करना है प्रॉपरली, देन आपको प्रॉपर कंसल्ट करना है डॉक्टर से बिफोर कमिंग टू एनी जजमेंट। तो देन है आपका प्रिवेंशन, आप अवॉइड करें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पार्टनर, नंबर 1, बिकॉज यू डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्टनर, मे बी इज कैरिंग समथिंग विच इज डेंजरस फॉर यू। देन अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, है ना। मल्टीपल पार्टनर्स में प्रोबेबिलिटी रेट आपका हाई हो जाएगा, चांसेस आपके हाई हो जाएंगे। तीसरा बेटा सेफ एंड हाइजीनिक बैरियर मेथड के अंदर बेटा है नेक्स्ट कॉन्डोम्स, विच इज नॉट जस्ट प्रिवेंटिंग योर प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो एसटीडीज, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रग अब्यूज बेटा इसमें मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इंट्रावेनसली आप सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हो, जिससे आपका ब्लड के अंदर कॉन्टैक्ट आते ही आपको ये चीजें फैल सकती है from different people. So we should avoid all of these things, right, in order to prevent yourself from the sexually transmitted disease. I hope this is clear.
यहाँ तक सबको समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इनफर्टिलिटी। आज के टाइम पे ये $1 मिलियन का जो है एक बिजनेस बन चुका है, क्योंकि देयर आर मेनी कपल्स हु सफरिंग फ्रॉम दिस। रीजंस हो सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस। सो इनफर्टिलिटी को भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि किसी कपल ने आज तक कोई जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की, ठीक है, तो दे आर इनफर्टाइल, दे आर trying to do it from past 2 years and if they are incapable then we will call it as infertile। लेकिन दूसरा है कि एक कपल ने एक बार या 2 बार कंसीव किया, प्रेगनेंसी हुई, लेकिन अब जो है नहीं हो पा रही है, तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन है failure to conceive even after unprotected intercourse coitus between a couple for 2 years, तो हम उसको बोलेंगे infertile couple। Is it clear? अच्छा, रीजन क्या हो सकते हैं इसका? रीजन बेटा क्या हो सकता है? मेल के अंदर क्या रीजन हो सकते हैं? अच्छा, हमारी सोसाइटी में इस चीज के लिए मोस्टली फीमेल्स को ही टारगेट किया जाता है, आपने देखा होगा, है ना, हमारी मूवीज में, हमारे सोसाइटी के अंदर की फीमेल्स को बोला जा रहा है कि शी इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग मी अ चाइल्ड, शी इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो बेटा रीजन साइंटिफिकली इट कुड बी मेल एंड इट कुड बी फीमेल, मोस्टली इट इज मेल ओनली। एज़ूस्पर्मिया, ये क्या है कि कोई स्पर्म्स ही नहीं है, ये मतलब एब्सेंस, या ओलिगोस्पर्मिया की लेस जो है आपका स्पर्म का काउंट है, या फिर एस्थेनोस्पर्मिया की मोटिलिटी कम है स्पर्म्स की, या फिर स्ट्रेस है, या फिर कोई एडिक्शंस है, या फिर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंसेमिनेशन, एंड इंसेमिनेशन नहीं है तो प्रेगनेंसी होने का सवाल ही नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज आर फॉर द मेल। इफ वी टॉक अबाउट फीमेल बेटा, फीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का, या फिर कोई पीसीओएस पीसीओडी ऐसा प्रॉब्लम है, या फिर ब्लॉक हो चुकी है फेलोपियन ट्यूब्यूल, या एंडोमेट्रियोसिस है यूट्रस के अंदर, राइट, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है बेटा वो इन्फ्लेमेट कर जाती है, या फिर स्ट्रेस है, या फिर कोई इम्यूनिटी आ चुकी है अगेंस्ट द स्पर्म, या फिर कोई अनएक्सप्लेन्ड रीजन भी हो सकता है। तो ये सारे रीजन है फॉर द फीमेल। क्लियर है? अब बात आती है कि क्या इस चीज का कोई सोल्यूशन है? इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दिस इनफर्टाइल कपल? तो यस, वी हैव नोन एज ART। क्या है बेटा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART। इन टेक्निक्स के अंदर हम 2 मेथड पढ़ेंगे, इन वाइट्रो मेथड एंड इन वाइवो मेथड। इन वाइट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाएगी बॉडी के। इन वाइवो का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इन वाइट्रो में हम 2 देखेंगे, दैट इज ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देन है ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये है आपके इन वाइट्रो के। इफ यू टॉक अबाउट इन वाइवो तो हम देखेंगे GIFT, जिसको हम गिफ्ट बोल देते हैं, गिफ्ट दैट इज गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हम देखेंगे AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ZIFT क्या है बेटा? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसको हम पहले टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स भी बोलते थे, जो कि बहुत पॉपुलर था इंडिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी भी जो है इंडिया के अंदर दीज आर नॉट वेरी चीप, ये इतने ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव रहते हैं, और बहुत लिमिटेड जगहों पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक इसका हम कह सकते हैं एक डिसएडवांटेज है। तो इसमें होता क्या है बेटा? हम या तो हस्बैंड से या कोई डोनर से भी स्पर्म को कलेक्ट कर लेंगे, या हम वाइफ से या किसी डोनर फीमेल से हम ओवा को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम उन दोनों को बेटा लैब के अंदर, इन वाइट्रो पढ़ रहे हैं ना, हम लैब के अंदर फर्टिलाइज करवाएंगे, ये पेट्री डिश है, और उस जाइगोट को हम आगे एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएंगे। अब इसके 2 केसेस हैं, या तो हम लेस देन 8 सेल्स, लेस देन 8 ब्लास्टोमियर लेवल पे अगर ट्रांसफर कर दें तो उसको हम बोलते हैं IUT, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। या हम 2 to 8 ब्लास्टोमियर्स को ही करें सिर्फ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
क्लियर है बेटा ये इतना, दैट इज ZIFT। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा ICSI। ICSI क्या है? दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें होगा क्या? दिस इज अ ओवा, हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, माइक्रोनीडल भी इसको हम कह सकते हैं, स्पर्म को, मतलब हमने डायरेक्ट क्या किया, स्पर्म को ओवा के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड मोस्टली डू व्हेन स्पर्म मोटिलिटी इज लेस। इसको हम ज्यादातर कब करते हैं? जब स्पर्म की किसी मेल के अंदर मतलब प्रॉब्लम रहेगी तो हम ICSI का इस्तेमाल करेंगे, विच इज मोस्टली स्पर्म की मोटिलिटी कम रहना। ठीक है, देन बेटा गिफ्ट है ना, ये एक तरीके का गिफ्ट ही है। कैसे? कि हमने ट्रांसफर करा ओवा का, ओवम का हमने ट्रांसफर किया, कहां से? डोनर से, फ्रॉम डोनर हु कैन नॉट प्रोड्यूस। गिफ्ट में क्या होगा बेटा? गैमीट का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, गैमीट का मतलब हमने ट्रांसफर किया ओवम का किसी डोनर से जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक है, यूट्रस एंड ऑल, तो हम ट्रांसफर कर देंगे गैमीट का और वहां पे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी रन। तो दिस इज गिफ्ट। अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा कि मेल हैव ओलिगोस्पर्मिया, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कोई भी अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मेल। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? स्पर्म को कलेक्ट करेंगे किसी डोनर से या फिर हस्बैंड से भी हम कर सकते हैं, और उसको डायरेक्ट प्लेस कर देंगे इनटू द वेजाइना या फिर यूट्रस। इसको हम क्या बोल देते हैं? IUI, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बेटा सरोगेसी या फिर स्टेराइल। ये दो टर्म्स और आती हैं। ये दो टर्म्स क्या है? सरोगेसी का मतलब होता है कि कोई फीमेल सिर्फ कैरी कर रही है, मतलब बर्थ देने वाली है कोई फीमेल, लेकिन द चाइल्ड इज ऑफ समवन एल्स। तो सरोगेसी क्या है बेटा? फीमेल कैरीज द चाइल्ड ऑफ द एनी अदर कप। तो ये चीजें हैं, लेकिन दीज ऑल थिंग्स आर स्टिल अ टैबू। इनको नॉर्मलाइज अभी हमने सोसाइटी में नहीं किया है ना। अभी भी आपको जो है छोटे शहरों में तो स्पेशली ये देखने को मिलता है कि इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बातें भी बहुत कम लोग करते हैं, एंड दिस इज द सरोगेसी। ठीक है बेटा, स्टेराइल का मतलब क्या है? कि हु कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड एट ऑल, है ना। देर आर टू टर्म्स, या तो कोई फर्टाइल है या फिर स्टेराइल है, राइट। तो ये था बेटा आपका पूरा चैप्टर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां पे हमने बैरियर मेथड्स देखे, हमने नेचुरल मेथड्स देखे, हमने IUDs देखी, देन हमने MTP के बारे में पढ़ा, देन बेटा हमने देखा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे हो रही हैं, देन हमने RCH के बारे में पढ़ा। इसके अंदर 1951 वाला ईयर और देखिए 1971 वाली, ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है। सो ये मैंने कुछ PYQs लगाए हुए हैं, कुछ PYQs है बेटा ये रीसेंट ईयर्स के ही। दिस इज द फर्स्ट PYQ। सो बेटा इसमें PYQ में क्या बोल रहे हैं कि आपके पास दो लिस्ट दी हुई है। अगेन ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है आजकल, कि मैच द फॉलोइंग आ जाए या कोई लिस्ट दे दे या स्टेटमेंट्स दे दे, तो बड़े इजी होते हैं। ये नीट 2026 का ही क्वेश्चन है। प्रोजेस्टार्ट एंड मल्टीलोड 375, डायफ्राम एंड सहेली। तो डायफ्राम बेटा इसमें बड़ा इजी, डायफ्राम को आप C का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में आपको C का 1 जो है सिर्फ D में नहीं मिल रहा, तो इसको तो हम क्रॉस ही कर देंगे विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ द टाइम। ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? सहेली। सहेली हमने पढ़ा था लखनऊ, CDRI, है ना, जो कि आपकी नॉन स्टेरॉइडल वंस इन अ वीक पिल थी। तो इसके अंदर आपका क्या आना चाहिए? ओरल कंट्रासेप्टिव, है ना। तो D का क्या हो जाएगा आपका? दैट इज 2। तो D का 2 किस किस में है? A एंड C में, तो B ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीलोड 375। ये हमने कॉपर रिलीजिंग वाले में पढ़े थे ना, CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375। तो मल्टीलोड 375 आपका कॉपर रिलीजिंग IUD है, तो B का हो गया बेटा 4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। एंड प्रोजेस्टार्ट का आपका एक ही रहा है, तो ये हार्मोन रिलीजिंग IUD। देखो कितना इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट। कुछ भी आपको ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको मास्टर्स लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको NCERT बोलती है एक एक टर्म को क्लियर करना है, जो कि हमने इस वीडियो में बेटा बहुत अच्छे से कर लिया है।
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये बेटा नीट 2024 जो री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। 2024 में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी पेपर लीक की, और उस टाइम में बेटा आपका पेपर दोबारा हुआ था, बड़ी मुश्किलों से हुआ था। उस टाइम एनटीए ने मना कर दिया था पहले, एंड दिस ईयर तो बेटा 26 में आपका कैंसिल हो गया। एनटीए खुद जो कह रहा है कि हमें आपका दोबारा पेपर लेंगे और फीस भी रिफंड करेंगे। तो इस कंट्री में ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है इस चीज को छोड़ दें। हमें बस एक सीट चाहिए और वो एक सीट हम लेके रहेंगे। चलिए देखते हैं नीट 2024 का री एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अगेन आपको बेटा कुछ लिस्ट दी हुई है दो। पहली लिस्ट में क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, सीधा नाम पूछा, अभी हमने किया, क्या हो जाएगा इसका, कॉपर रिलीजिंग आईओडी अभी हमने किया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2। मल्टीलोड 375। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स अभी हमने देखा फीमेल्स के लिए, वॉल्ट्स, डॉट्स, डायफ्राम्स, है ना। ए का मिल गया 2 एंड सी का मिल गया। चलिए और देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, बड़े इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये है बेटा नीट 2025 का क्वेश्चन, लास्ट ईयर का। चलो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन अडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। आईवीएफ मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स पूछे हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं बेटा, ऑप्शन ए कहता है हाई फर्टिलिटी रिस्क टू द मदर, देन कहता है एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रीएजेंट्स, ये बिल्कुल बात सही है आपकी। ऑप्शन ए कहता है हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, नो दिस इज नॉट ट्रू बेटा। अगर ऐसा होता तो ये तो कोई पॉपुलर होता ही नहीं है, तो कोई भी नहीं करवा पाता। देन है आपका ऑप्शन बी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रीएजेंट्स, बिल्कुल ठीक बात है, बी इज करेक्ट। देन है बेटा हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। Next, a bit less adoption of the orphans. This statement is actually true, and this is also true. Not available in India. नहीं, this is wrong. Available है इंडिया में. Possibility that the early embryo does not survive. हाँ, ये possibility इसकी बेटा high रहती है, तो इसमें option B, D and F are correct. तो option number C जो है इसका right answer हो जाएगा। सो बेटा ये था पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वन शॉट वीडियो। इसमें आपका A to Z चीजें क्लियर हो गई है अकॉर्डिंग टू योर नीट एंड अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर लिया, आपको पता चल चुका है किस तरीके से एनटीए इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। टिल देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।